जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ हैं सतीश प्रकाश जी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टिप्पणियां करते हैं तमाम मसलों पे। जो नई खबर है, आज की बड़ी खबर जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत का नाम, इंडिया का नाम क्या अब सिर्फ एक भारत रह जाए। दरअसल 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, जिसकी चर्चा हर ओर है, आपको पता होगा। इसके लिए जो इनविटेशन कार्ड छपा है, इसमें जो कि राष्ट्रपति की तरफ से छपता है और जो पार्टियों को गया है, उसमें लिखा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अमूमन इसके पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, तो इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने ने सबका ध्यान खींचा है। और एक बहस शुरू हो गई है कि क्या केंद्र सरकार, जो देश है इंडिया, दैट इज भारत, उसमें से इंडिया को हटाना चाहती है। सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, संविधान के पहले अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। और अब तक जो भी इस तरीके के इनविटेशन छपते रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा जाता रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। पिछले दिनों विपक्ष का एक गठबंधन बना, जिसे जिसमें अगर एक साथ कहने की कोशिश करें तो INDIA है, जिसे हम इंडिया पढ़ सकते हैं। उसके बाद से ही लगातार इसको लेकर एक बहस शुरू हो गई है। सरकार की मंशा क्या लगती है आपको, ये जो प्रेसिडेंट भारत लिखा गया है इसके ऊपर? नहीं नहीं देखिए, अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को देखें, जब से मोदी जी बीजेपी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी विपक्ष के पिच पे जाकर के खेल रही है। हम्म, आमतौर पे राजनीति में हम ये मानते हैं कि राजनीति में जो दल अपनी पिच में बाकी लोगों को मजबूर करेगा, वो हमेशा हम्म, जीत में रहता है। और हम्म, जैसे आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे, दिल्ली की जो राजनीति है, तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल भारत में मुद्दे सेट करने में, वो कभी विपक्ष के मुद्दों पे जाके चुनाव नहीं लड़ते, वो हमेशा मुद्दे खुद तय करते हैं, अपनी पिच तय करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। देखिए, इसके पीछे कुछ कारण है। पिछले 3 महीने से, जब से ये गठबंधन की लेकर के 6 महीने पहले चर्चा शुरू हुई, 3 महीने से गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है। पहली बार बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं एक डर का भाव है। और इस गठबंधन को लेकर के बीजेपी के कारण है, उसके उसके कारण है कि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव होंगे। तेलंगाना आपका, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, हरियाणा होगा, और एक स्टेट आपका नॉर्थ ईस्ट आता है। इन तमाम स्टेट में ये बीजेपी के लीडर्स भी जानते हैं कि शायद बीजेपी का जीतना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा है। तो उस हार का प्रभाव निश्चित रूप से, क्योंकि अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी हारती है, तो उसका प्रभाव जो लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होंगे, उसके ऊपर निश्चित रूप से आएगा। और ऐसी स्थिति में शायद बीजेपी, जो मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ेगी। तो इसलिए पिछले 3 महीने में बीजेपी, जो पॉलिटिकल टोटकाबाजी जिसको बोलते हैं, वो समय समय पर, पहले वो कहते थे यूसीसी लेकर के आएंगे। हम्म। जब उनको लगा कि यूसीसी में कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भारत एक ही संविधान से चलता है, एक ही आईपीसी चलता है, वो सारे तमाम लोगों, सिर्फ धार्मिक व्यवस्था को छोड़ करके अगर आप देखेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं यूसीसी या कॉमन सिविल कोड दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। और लोगों ने जब ये चर्चा बैठी, तो वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो लाभ था वो नहीं आया। दूसरी बात, एक चुनाव को लेकर के, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव कैसे करेंगे, ये बीजेपी भी जानती है। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो चुनाव होगा, उसके लिए बाकायदा क्या सिस्टम होगा। और उसमें सबसे बड़ा लैकुना जो होगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक चेंज है आपका। 83 भाग 2, अनुच्छेद 171 होगा, जनप्रतिनिधि का कानून 50 51, इन सारों में चेंज करना पड़ेगा। और दल बदल कानून, आपको दल बदल कानून भी चेंज रमेश करना जी, पड़ेगा। ये और आपको तीन अविश्वास प्रस्ताव, हाँ जी। तीन तीन मसले हुए हैं इधर। देखिए, जी जिस सरकार ने साल दर साल पेट्रोल के, डीजल के और गैस के दाम बढ़ाए, उसने एक ही बार झटके में 200 रुपए दाम कर दिए, दाम कम कर दिए। दूसरी चीज, एक राष्ट्र एक भारत, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आ गई। तीसरी चीज, ये भारत की बात आ गई, इंडिया और भारत की बात आ गई। तीन मुद्दे ऐसे हैं एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। तो क्या भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है
कि वो किस तरीके से चुनाव में जाए। वो परेशान है, बौखलाई है, वो लगातार मुद्दे ढूंढ रही है कि क्या ऐसा उसे कुछ मुद्दा मिल जाए जिससे वो आगे निकल जाए। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं, देखिए पहली बार बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हताशा है। वो विपक्ष के कहीं ना कहीं जो उसकी अपनी पिच है उसके ऊपर जाकर के मजबूरी में खेल रही है। और मुझे राजनीति में बहुत अहम है। देखिए 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 देखिए, एक एक चुनाव, एक देश, वो एक संवैधानिक मसला है। राज्यसभा के अंदर बीजेपी का सामान्य बहुमत है, 2/3। जब तक आपका दोनों, लोकसभा में तो मान लिया कि आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। उससे भी बड़ी बात होगी कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या उत्तर प्रदेश के योगी जी से उन्होंने, मोदी जी ने पूछ लिया कि अगर मैं ऐसा कानून लेकर के आता हूं तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग होगी? मुझे नहीं लगता कि योगी जी इतना आसानी आसानी से इन सब चीजों को स्वीकार करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बीजेपी के ऊपर दबाव रहेगा, ये बीजेपी भी जानती है कि ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जब विधानसभा के चुनाव, हाँ एक चीज जरूर है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है कि बीजेपी एक ऐसा विवाद पैदा करे। अभी जो आपका लोकसभा का आप विशेष सत्र जो बुला रहे हैं, उस विशेष सत्र में आनन फानन में कोई ऐसे हालात पैदा करें कि इन विधानसभा के चुनाव में कुछ, उनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनमें कुछ ऐसा विवाद या ऐसा कोई लतूना या ऐसा कोई न्याय व्यवस्था में जाकर के आप विधानसभा भंग करोगे तो नेचुरली बहुत सारी विधानसभाओं, जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कोर्ट के अंदर जाएंगे। कोर्ट के अंदर जाएंगे तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं लटकेगा। तो ये चुनाव किसी भी तरीके से लोकसभा के साथ हो जाएगा। मतलब सर ये है कि ऐसा होना लगता तो नहीं कि हो पाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे टटोल रही है भारतीय जनता पार्टी जो तत्कालिक रूप से उसे एक एक पिच दे देने के लिए, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में है भाजपा कि चलो अभी निकल लेते हैं कैसे भी। नहीं नहीं, निश्चित, देखिए देखिए देखिए, नाम चेंज करना यही सबसे आसान विकल्प है। जो तमाम मंथन हो रहा है अभी, जो विशेष नाम चेंज का एक भावनात्मक मुद्दा है, और हम्म। बीजेपी के पास झूठा प्रचार तंत्र इस तरीके का है कि उसको कहीं ना कहीं राज से जोड़ के देखेगी। अब एक सवाल लोग बाग ये भी करेंगे, देखो बीजेपी ने क्या क्या बदला आप ये देखेंगे। बीजेपी आरंभिक अवस्थाओं में, जब बीजेपी 2014 में सरकार में आई, तो सबसे पहले आपने रेल बजट को खत्म किया, उसको मेन बजट के साथ किया। फिर आपने अगले अगले अगली बार में आपने बजट की डेट चेंज की। फिर उसके बाद में आपने कहा कि भाई हम ब्लैक मनी वापस लेकर के आएंगे। ब्लैक मनी तो आप बाहर से लेकर के आए नहीं। फिर आपने कहा कि जो देश के अंदर ब्लैक मनी छुपा उसको आप नोटबंदी करेंगे। आपने 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का नोट लेकर के आए। फिर आपने कहा कि हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जब जीएसटी आपने लाएंगे तो आरंभिक अवस्थाओं में जीएसटी का कलेक्शन उतना ही था जितना आप सामान्य कर के माध्यम से ले रहे थे। अब उसमें आपने जो कलेक्शन बढ़ाया, अभी भी आपको अशोक दास जी मालूम होना चाहिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए जो अवैध फर्म है, उन्होंने भारत सरकार से कहीं ना कहीं जीएसटी वसूल ली है। सरकार उनसे उनसे वापस नहीं ले पाई पैसे। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए 1500 कानून आपने बदले, लगभग लगभग वो कानून वो थे कि जहां से कहीं ना कहीं व्यापारियों का फायदा हो रहा था। आपने एनआरसी लाई ना, एनआरसी में आपने दावा किया था कि तमाम हम लोगों को बाहर निकाल देंगे, तमाम वो कैंप होंगे। कुछ हुआ? कोई भारत छोड़ के गया क्या? है ना? आपने संसद बदल दी, चलिए संसद आपने बदल दी। किस लिए संसद बदली थी? आपने संसद इसलिए बदली थी ना कि आपको अब जो मेंबर्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे ना, लेकिन आपने मेंबर तो बढ़ाए नहीं, या मेंबर बढ़ाने की कोई प्रतिक्रिया आपने करी, या लोकसभा का कोई परिसीमन नहीं हुआ है। देखो ये सारी चीजें हैं जी। इसमें से दो चीजें हैं। आपने एक तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दे ढूंढ रही है, और ये तमाम मसले जिसका जिक्र आपने किया, चाहे इंडिया शब्द हटाना हो और भारत ही रखना हो, या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा, ये तमाम भावनात्मक मुद्दे हैं। 18 से 22 तारीख के बीच भारतीय जनता पार्टी ऐसे कौन से भावनात्मक मुद्दे को सामने रख सकती है जिससे वो इस जो चुनावी पिछड़ापन है उसका, जो लग रहा है कि पिछड़ रही है, उसमें वो गेन कर सकती है। एक बात। दूसरी बात, क्या भावनात्मक मुद्दे का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है चुनाव में जाने के लिए? 10 साल शासन किया उसने। नहीं नहीं, देखो अगले पिछले, हालांकि देखिए ये तमाम लोग, भारत की ये जनता चाहती थी कि पेट्रोल के पैसे भी घटे, है ना। पिछले 3 महीने में आप देखेंगे, जब से यूक्रेन जो है का युद्ध हुआ है, आपको सस्ता ऑयल मिल रहा था ना।
आपका क्रूड ऑयल सबसे मिनिमम रेट के ऊपर है ना, उसके बावजूद भी दो साल तक तमाम जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं लाभ लेती रही। अब सरकार को ये याद आया, तो अब सरकार को कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकार ऐसी कहीं ना कहीं कोई बयानबाजी करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अब सरकार को एक काम और भी करना पड़ेगा। ये जो हिंदू शब्द है ये भी कहीं बाहर से ही आया है। अगर 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 आपका इंडिया शब्द आपको कहीं कहीं ग्रीक भाषा से मिलेगा, इंडस वैली, सिंधु घाटी के लोगों को वो इंडस बोलते हैं, तो अरबी भाषा में कहीं ना कहीं जो सिंधु है उसको है को सह बोलते हैं, तो ये हिंदू भी चेंज हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, देखिए नाम बदलना आसान होता है। बेसिकली बीजेपी इस देश की सत्ता में इसलिए आई कि वो देश के लोगों का भविष्य बदलेंगे। आपको लोगों ने इसलिए पसंद किया था कि आप एक चेंज करेंगे और एक रचनात्मक चेंज होगा। आपने पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं निगेटिव करके रख दिया। तमाम जो लोगों के व्यापार आप देखेंगे कि महंगाई चरम पे है। भारत में अगर प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, भारत में सरकारें गिरी हैं। भारत में तेल के ऊपर भी सरकारों के ऊपर सवाल उठे। तमाम ये टमाटर अभी 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 आप देखें, अब लोग इस ये कहीं ना कहीं भारत बीजेपी ने एक तथाकथित ऐसे प्रचारित रूप से भारत का निर्माण किया है कि जहां आपको लगता है कि अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप पिछड़े हैं, अगर आप विकास की बात करेंगे कि नहीं नहीं आप विकास की आप सरकार से रोजगार आप नहीं मांगेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी राजनीतिक रूप से पिछड़ चुकी। अब जनता के बीच में आप भारत का नाम इंडिया रखेंगे या इंडिया का नाम भारत रखेंगे, और सिर्फ इस डर में रखेंगे कि विपक्ष ने एक नया गठजोड़ जो है ना। अभी भी ये दुर्भाग्य है कि भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। भारत में अभी भी दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं कि जिनको दो रोटी कमाने की चिंता है, एक वो लोग हैं कि जिनको दो रोटी पचाने की चिंता है। बीजेपी पचाने वालों के साथ है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कमाने वालों की बात है। लोगों के पास साधन नहीं है। कोरोना काल से आप देखेंगे कि महंगाई अपने चरम के ऊपर है। सरकार एक दिखावा कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को भड़का करके तमाम जो रिएक्शन देखेंगे, सरकार महंगाई के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही, सरकार बेरोजगारी के ऊपर कहीं ना कहीं या सुरक्षा के नाम पर रिएक्शन नहीं देती। हाँ, कोई भावनात्मक मुद्दा होगा। आप अगर तमिलनाडु में देखेंगे, स्टालिन के बेटे अगर कुछ कहते हैं तो आपकी सनातन व्यवस्था खत्म हो जाती है। ये विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। विपक्ष को भावनात्मक नहीं होना है, ऐसा कोई प्रतिक्रियावादी नहीं होना है। दूसरी बात, विपक्ष को भी ये बात ध्यान रखनी है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ही जो धार्मिक राजनीति है इसको खत्म कर सकती है। अभी जब मुंबई में जो अधिवेशन हो रहा था, मुझे इस बात को एज ए दलित एक्टिविस्ट, जो वीकर सेक्शन का व्यक्ति होने के नाते, अरे भाई जातीय जनगणना से आपको क्या दिक्कत है? फिर तो आप और बीजेपी में अंतर क्या है ये बताओ ना। आपने जातीय जनगणना के ऊपर चर्चा कराने से मना कर दिया। किस वजह से कर दिया? कि 15% लोगों की आपको चिंता है, जो देश की 85% लोग हैं जो चाहते हैं। सरकार ने किया ना। अगर आप जातीय जनगणना की बात करोगे तो आपने जनगणना बंद करा देंगे। आप महिलाओं के लिए आरक्षण की बात तब की ना आपने जब सरकार में आप थे नहीं, है ना। आप सरकार में है तो आपको महिला आरक्षण या सशक्तिकरण की कोई बातें आप लेकर के नहीं आते। तो मेरा मानना यह है कि अब इतना समय गुजरने के बाद हर व्यक्ति जागरूक है। उसको सरकार की जो नाकामियां हैं उसकी तरफ कहीं ना कहीं उसको एक डायलेमा की पोजीशन में उसने रखा हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी कुछ ना कुछ भावनात्मक करेगी। चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, या कोई ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, इसमें है ना। हो माहिर है सकता है ये भी। बीजेपी। इसमें बीजेपी माहिर है, और विपक्ष को ध्यान देना होगा कि इसमें फंसना नहीं है और उससे क्लियर रहना होगा। ये तो आपकी बात हो गई। आज के वक्त में जब विपक्षी दलों का गठबंधन एक कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, पार्टियां लगातार जुड़ रही हैं और वो एक साथ खड़े दिखे हैं, 3 बैठकें हो गई हैं। आमतौर पर क्या होता है कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एक बार लोग बैठते हैं, दोबारा लोग बैठ नहीं पाते, तीसरी बार की तो बात ही क्या। तो आपको क्या उम्मीद है आने वाले चुनाव में जो गठबंधन बना है विपक्ष का, वो लीड कर जाएगी? क्या उसके पक्ष में क्या है? देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जो गठबंधन के लोग हैं वो किस जी। मनोस्थिति में है या वो किस भावनाओं के साथ जुड़े हैं। मैंने एक मुद्दे की आपसे बात की है कि अगर आप गठबंधन में नहीं थे तो तमाम 28 पार्टियों में लगभग लगभग 25 पार्टियां चाहती थी कि इस देश में जातीय जनगणना हो।
लेकिन जब आप गठबंधन में आ गए तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा नहीं हो सकता। हम्म। पेंशन एक भावनात्मक मुद्दा है। लोगों के पास बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं गठबंधन को भी ये स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी कि जब आप सत्ता में आएंगे, क्योंकि देखिए भारत में आजादी के बाद से अब तक भारत में सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारत में अभी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। जो लोगों की हिस्सेदारी है वो तय नहीं कर पाए। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, कुछ है उसमें, थोड़ा मिला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने दिया भी किसको है, आप सेक्रेटरी की लिस्ट देखेंगे, आप वाइस चांसलर की लिस्ट देखेंगे, आप गवर्नर की लिस्ट देखेंगे, एक जाति विशेष के लोग भरे हैं ना, यही काम बीजेपी कर रही है। तो ऐसे सत्ता परिवर्तन से एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, महत्वपूर्ण ये है। जब तक विपक्ष, तमाम जो आम जनमानस है, जो जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गठबंधन की बातें उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, उन लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, तब तक ऐसे राजनीतिक गठबंधन का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जी। जी जी, जी कंप्लीट करिए। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं गठबंधन तो सुधरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, आखिरी सवाल है चाहे मेरा। हालात और परिस्थिति। जी। जी, आखिरी सवाल है मेरा कि अब जो जब तमाम चीजें हो चुकी हैं, एक सबकी निगाहें हैं कि 28 तारीख से 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में जब संसद का विशेष सत्र बैठेगा, तब क्या हो? आपको क्या लगता है तब क्या होगा? क्या नहीं नहीं, चुनाव देखिए पहले हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी, देखिए बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है ना। एक चुनाव, एक राष्ट्र, अभी ऐसी अवस्था में आप नहीं है। बीजेपी की एक बहुत पुरानी मांग है, जब सत्ता में नहीं थी तब भी एक मांग है। बीजेपी दो दलीय व्यवस्था चाहती है, हम्म। वो अमेरिकन लोकतंत्र की तर्ज पे भारत का लोकतंत्र चलाना चाहती है। वो ऑनलाइन वोटिंग भी चाहती है। आप बात तो सुनिए ध्यान से, कहीं ना हम्म। कहीं बीजेपी तमाम तंत्र के ऊपर ये मजबूरी दिखा करके कि चुनाव आयोग के पास अगर हम ये बिल पास करा रहे हैं तो एक मजबूरी ये भी बन जाती है कि लोगों को ऑनलाइन वोटिंग का मौका दिया जाए, जो बीजेपी के एजेंडे में है। और आप जो कौम, ये आपका जो है यूसीसी वाली बात भी है, उसमें भी बीजेपी चर्चा कराएगी। लेकिन इनमें जो सबसे आसान मुद्दा जो मुझे लगता है कि जिनके ऊपर बीजेपी शायद सफल हो सकती है सबसे आसान तरीके से, वो है भारत के नाम को लेकर के। नाम को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी हल्के में चर्चा है कि ये सबसे आसान मुद्दा है। इसमें आसान मुद्दा, कहीं और बहुत सबसे लोगों आसान से मुद्दा जुड़ा हुआ मुद्दा है। है, एक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम्म। भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसको बीजेपी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ेगी, है ना, कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति से जोड़ेगी। तो यही एक ऐसा मुद्दा है कि आप आसानी के साथ भारत का नाम बदल दीजिए, तमाम सारे मुद्दे आपके बदल जाएंगे। नाम बदलने से देखिए सारी समस्याओं की जड़ इंडिया है। भारत में जितना भी भ्रष्टाचार है वो अंग्रेजों की वजह से है ना। भारत में जितना भी तंत्र है, आपको मालूम है कि अंग्रेज अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने इस देश में बहुत सारे सामाजिक काम भी किए। उन्होंने यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक किया है। आज जिस एजुकेशन सिस्टम के आप जिंदा है, तमाम संस्थान खड़े किए, तमाम आपने रेलवे पैदा किया, तमाम वो सरकारी व्यवस्था पैदा की। आपने क्या किया, आपने तमाम जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं व्यापारियों से तय करा रहे हैं। आप तो उन गोरे अंग्रेज से, ये काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है ना। आपने तमाम इकोनॉमी, आप जब सरकार में नहीं है तब आप रिटेल के अंदर एफडीआई नहीं चाहते थे। आप जो प्रिंट मीडिया उसमें एफडीआई नहीं चाहते थे। आप रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नहीं चाहते थे जब आप राष्ट्रवादी थे। लेकिन आज आपने सारे के सारे क्षेत्र खोले हैं। भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गठबंधन को भी लोगों को बताना होगा। अगर 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 उदारीकरण के नाम पर सरकारी संस्थानों का अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है तो इसी भारत में जो निजी क्षेत्र की उनका सरकारीकरण भी किया जा सकता है, उनका राष्ट्रीयकरण भी। ये इंदिरा गांधी ने बैंकों को लेकर के किया है। अगर ऐसा गठबंधन कोई चीज लोगों के बीच में ले, ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन देने की बात करें, पेंशन की आप बात करें, तो ये भावनात्मक मुद्दे, लेकिन भावनात्मक सॉलिड ही होने पड़ेंगे। आपको बीजेपी से अपने आप को अलग दिखाना ही पड़ेगा। जब तक अगर अगर लोगों के बीच में ये विश्वास नहीं होगा कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या गठबंधन की हो, इन्हीं बड़ा मुद्दों के ऊपर बदलाव होता सरकार हुआ नहीं चलेगी। जी दिखेगा, दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, तब तक वो जी लोग जी यकीन जी। तो कैसे करेंगे?
सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों को कवर किया। तो मुद्दा फिलहाल ये है कि भारत है ये इंडिया, लेकिन देश की जो तमाम जनता है, जो तमाम लोग हैं, उसके लिए इंडिया या भारत मैटर नहीं करता। उसके लिए रोजगार, महंगाई और इस तरह की तमाम चीजें, देश का विकास, एजुकेशन और कहीं ना स्वास्थ्य, ये तमाम उनके उनसे जुड़े हुए, आम जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। इस बारे में दोनों पक्ष किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से लोगों का भरोसा जीतेंगे, चाहे आ, का सेंसस की बात हो, ये सब तमाम जो मुद्दे हैं ये अहम मुद्दे रहेंगे। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम सर।